गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का लेक्चर आप लोग को थोड़ा लेट मिल रहा है, इसके लिए दिल से सॉरी। आज हम लोग नया चैप्टर लेकर आए हैं और आज का जो दिन है हम लोग स्टार्ट करेंगे इस दिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना। अब थोड़ा सा सिलेबस पर मैं फोकस कर दूं, एक बार डिस्कशन कर दूं। तो सिलेबस को अगर देखा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग के पास 5 चैप्टर है और इस 5 चैप्टर में हम लोग का 4 चैप्टर समाप्त हो गया है और ये 5th चैप्टर जो है आपका रनिंग पीरियड में। रनिंग पीरियड बोलने का मतलब है ये आपको चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आता है हम लोग का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या आता है बाबू? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है और इसके बाद एक चैप्टर और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में जो सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है, ठीक है ना, सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में इनऑर्गेनिक में मेटलर्जी जो है इसको हटा दिया गया है। मेटलर्जी को क्या कर दिया गया है? कैंसिल आउट कर दिया है। यानी कि आपको पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है डीएफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या पढ़ना है बाबू? डीएफ पढ़ना है, पी पढ़ना है और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पढ़ना है, या कोऑर्डिनेशन पी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। तो हम लोग मेटलर्जी भी पढ़ेंगे लेकिन इस मेटलर्जी को लास्ट में पढ़ा जाएगा। जैसा कि बहुत सारे विद्यार्थी अभी क्या करेंगे, एक न्यूज देख लिए हैं बिहार बोर्ड के वेबसाइट पे, है ना, कि एग्जाम जो होने वाला है वो 3 फरवरी से एग्जाम होगा। किसी भी हालात में 3 फरवरी से एग्जाम नहीं होने वाला है। वो जनरल न्यूज है। जब भी एग्जाम होता है तो एग्जाम से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना पहले, 8 महीना पहले इस तरह का दे देता है। वो बच्चों को इंटेंस करने के लिए कि आप अपने पढ़ाई लिखाई पे फोकस रहिए, एग्जाम होगा, ये होगा, वो होगा, उसको करने के लिए। तो आप लोग को ये नहीं समझना है कि एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम होगा, है ना, लेकिन 3 फरवरी से या 6 फरवरी से जो डेट निकाला है उस डेट पर पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये हमारी सरकारी संस्था जो है, जैसे बिहार गवर्नमेंट है, जितने भी बिहार गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, तो सरकारी स्कूलों में अभी पढ़ाई लिखाई कंप्लीटली तरीके से बंद है। कोई स्कूल ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बट उस ऑनलाइन एजुकेशन से क्या हो रहा है कि सारे बच्चों को फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो उसके हिसाब से कि जैसे उन्होंने बोला गया कि 21 सितंबर से आप अपना स्कूल, कॉलेजेस या कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं और खोलने की छूट दे दी गई है, ठीक है ना। 21 सितंबर से होने वाला क्या है कि उसमें पढ़ाई लिखाई नहीं रहेगा, लेकिन आप लोग जैसे कि जो विद्यार्थी है वो आ करके क्या करता है, तुम्हें टीचर से मिल सकता है, टीचर से कुछ डाउट पूछ सकता है और ये बोल सकता है कि सर कैसे पढ़े, मतलब कि एक सजेशन ले सकता है अपने टीचर से अपने पढ़ाई के प्रति, है ना। ये चीजें बिहार गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिल करके अपना वो चीज अलाउड किया है। तो जब तक भाई गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से सरकार को कोई मतलब नहीं है। सरकार को उसके हिसाब से एग्जाम नहीं लेना है। हमारे कोचिंग में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चों के अनुसार वो एग्जाम नहीं कंडक्ट करेगा। वो जब भी एग्जाम कंडक्ट करेगा वो अपनी संस्था है, सरकारी जो संस्था है उसके हिसाब से। और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, एंड्रॉइड नहीं है, नेटवर्क अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से वो अपना ऑनलाइन एजुकेशन नहीं प्राप्त कर रहे हैं। या बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं जहां पर इसकी व्यवस्था को नहीं की गई ऑनलाइन एजुकेशन में। तो वैसे हिसाब से आने वाले 4 से 5 महीनों में, 4-5 ही महीने समय बचा हुआ है ना, जैसे कि सितंबर आपका चल रहा है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीना मान के चलो। इधर सितंबर है तो लगभग 4.5-5 महीना मान के चलो। तो इतना से क्या हो रहा है कि सिलेबस, जो साल भर का जो सिलेबस है वो सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी एग्जाम होगा तो याद रखिएगा कि अगर वो फरवरी में एग्जाम लेता है, किसी भी डेट के, फरवरी की कोई भी डेट में, तो समझिए कि आपका 50% सिलेबस को कम करेगा, ठीक है। अगर फरवरी में एग्जाम नहीं लेता है तो सिलेबस आपका 100% रहेगा। 100% का मतलब जो आपका सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस गाइडलाइन जारी किया है, यानी कि 30% जो है आपका कट किया है, यानी कि 70% से लेकर के 80%, क्योंकि सारे स्टेट बोर्ड ने क्या किया है कि सिलेबस को कम कर दिया गया है। महाराष्ट्र में 25% है ना, यूपी बोर्ड में भी 30% है। तो बहुत सारे स्टेट अपना सिलेबस कम किए हैं, लेकिन बिहार बोर्ड से
अभी कोई सूचना नहीं मिला है कि सिलेबस को कम किया गया है या सिलेबस को कम नहीं किया गया। तो अभी तक जो देखते हुए आया है कि जो भी सिलेबस है वो सीबीएसई के अनुसार ही कम करेगा, मेरे ख्याल से 30%। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेटलर्जी नहीं पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पॉलीमर नहीं पढ़ना है ना, और एवरीडे लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ नहीं पढ़ना है। 2 चैप्टर केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना है और 1 चैप्टर मेटलर्जी जो है इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ना है। तो बिहार बोर्ड में भी यही चीजें हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे एक दिन कि सर सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस क्या है और बिहार बोर्ड का सिलेबस क्या है। अरे भाई, सीबीएसई बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई भी हो, स्टेट बोर्ड हो, सब एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कभी सिलेबस को लेकर के चिंतन में मत रहिए कि कितना सिलेबस पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस सारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा आपका, है ना। इस बार वैसे भी जो एग्जाम होने वाला है वो बहुत टाइट एग्जाम भी कंडक्ट करने वाला नहीं है सरकार, क्योंकि जानती है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है तो बच्चे चोरी चमारी करेंगे और बच्चे कहाँ से पास करेंगे, है ना। तो उनकी कोशिश रहेगी कि बच्चा को फेल ना किया जाए और बच्चा को आसानी से पास करा दिया जाए। तो पहला चीज तो माइंड में ये चीज को लेकर टेंशन में मत रहिए कि हम लोग फेल कर जाएंगे, चाहे ये कर जाएंगे चाहे वो कर जाएंगे। दूसरी चीज, इंतजार कीजिए कि बिहार बोर्ड ने कितना सिलेबस को कम किया है। सिलेबस कम करे बिहार बोर्ड या सिलेबस कम न करे, हम लोग ये भी पढ़ाएंगे और इसको भी पढ़ाएंगे, है ना। बशर्ते क्या है, कंडीशन क्या है कि इसको हम लोग अंत में पढ़ाएंगे, जब अकॉर्डिंग टू सीबीएसई या जो सिलेबस कंटामिनेशन आएगा कि सिलेबस को इतना इतना करना है, तो जैसे सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे कि ये सब टॉपिक को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टेंशन उसके लिए नहीं लेना। दूसरी चीज कि इनऑर्गेनिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, और इनऑर्गेनिक इसलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक में खास करके डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 2 चैप्टर हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, है ना। मतलब कि बहुत लवेबल चैप्टर है डी ब्लॉक, ए ब्लॉक एलिमेंट, और सिंपल क्वेश्चन आता है और बच्चे आसानी से उसको बना लेते हैं। तो डीएफ ब्लॉक एलिमेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आपको जेई और नीट यानी कंपटीशन सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रह गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी हम लोग 6-7 लेक्चर पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि देख लीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग सप्ताह में 2 दिन पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे मंडे के दिन पढ़ेंगे, मंडे को, और दूसरा पढ़ेंगे ट्यूसडे को। सप्ताह में 2 दिन इसको लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। और बाकी वेडनेसडे से लेकर के सैटरडे तक अभी फिलहाल ये चलेगा आपका डीएफ ब्लॉक एलिमेंट। क्या चलेगा बाबू? डीएफ ब्लॉक एलिमेंट चलेगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर जो है 7 से 8 लेक्चर में, कौन सा? डी ब्लॉक एलिमेंट, छोटा चैप्टर है, ज्यादा नहीं है, और लगभग तो मैंने सारा पढ़ाई दिया है पीरियोडिक टेबल में आप लोग को, है ना। तो 7 से 8 लेक्चर या हार्डली 10 लेक्चर में ये आपका जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। मेरा टारगेट है कि ये सितंबर लास्ट होते होते हम लोग को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक एलिमेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लगभग पढ़ जाना है, साथ साथ में हम लोग को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी समाप्त कर देना है, ठीक है। और अक्टूबर के फर्स्ट वीक से, है ना, माने कि 1 अक्टूबर से या 2 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्या बाबा? ऑर्गेनिक को स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑर्गेनिक से। तो अभी फिलहाल जो है सप्ताह में 2 डेज, मंडे नोट कर लेना है, मंडे को और ट्यूसडे को इलेक्ट्रो चलेगा, और बाकी 4 दिन क्या चलेगा? इनऑर्गेनिक, है ना, यानी कि डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट चलेगी। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे ही वो खत्म हो जाएगा तब तक हम लोग का इलेक्ट्रो भी समाप्त हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रो में पढ़ना क्या है? 3 गो लेक्चर पढ़ना है गैल्वेनिक सेल में जाकर के, और हार्डली 3 गो लेक्चर पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, यानी कि टोटल 6 लेक्चर का आपको बचा हुआ है। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो 3 सप्ताह भी मिलेंगे, तो 2-3 6 क्लास इस मंथ के लास्ट में ये भी अपना खत्म हो जाएगा, डीएफ भी खत्म हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन भी समाप्त होने के कगार पर आएगा। 100% नहीं बोल सकता हूँ, मतलब 90% कोऑर्डिनेशन भी क्या हो जाएंगे आपके? समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आज लेक्चर लेट हुआ, कल लेक्चर नहीं बन पाया था, एक्चुअली में थोड़ा माँ आ गई है घर पे, और थोड़ा सा समझते हैं मम्मी आने के बाद तो थोड़ा सा माँ बेटे का प्यार मोहब्बत आप समझते ही होंगे, ये सब चीजें, है ना। गप सप करने में टाइम बीत गया, है ना। और ये भी माइंड में चल रहा था कि जैसे मैंने आप लोग को बोला था कि सितंबर के फर्स्ट वीक से हम लोग इनऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, है ना।
तो ये भी माइंड में चल रहा था कि नहीं बच्चों को इनऑर्गेनिक स्टार्ट कर देना चाहिए। तो इनऑर्गेनिक ऐसे होगा, एक कॉपी खरीदना है, मेरे को लगता है कि 3 चैप्टर पढ़ेंगे है ना, तो 60-70 वाला ना एक कॉपी ले लीजिएगा, तो स्पाइरल बाइंडिंग का है ना, और वहां से इनऑर्गेनिक अलग रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अलग रखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अब बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि सर कोचिंग क्लासेस का ऑर्डर आ गया, कोचिंग क्लासेस खुलेगा कि कोचिंग क्लासेस नहीं खुलेगा, क्या होगा क्या नहीं होने वाला है, बताइए जरा सा। तो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि जो सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आया है कि 21 सितंबर से है ना, 21 सितंबर से क्या करना है कि आप ऑफिस खोल सकते हैं, टीचिंग 50% स्टाफ को लेकर साथ आप काम कर सकते हैं, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि कोचिंग हम लोग ऑफिस जो है 21 से खुल रहा है, और 21 से लेकर के 30 सितंबर तक क्लासरूम में कोई पढ़ाई नहीं होगी, यानी कि क्लासरूम में स्टडी जो होगा अभी नहीं होगा। कब तक? 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, ठीक है ना। इसमें क्लासरूम स्टडी आपको नहीं करवाई जाएगी, ठीक है। 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर से, या हम यूं बोले कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आप लोग का ऑफलाइन जैसे पहले पढ़ते थे वैसे क्लासेज आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा, है ना। उसके लिए अभी जितना भी क्राइटेरिया है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉर्म्स एंड एसओपी जो आया है ना, वो सारी चीजों को हम लोग को फॉलो करना है। दूसरी चीज, बच्चे लोग बोल रहे थे कि सर हम लोग पटना आ सकते हैं, आप पटना आ सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोचिंग में आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, कोचिंग पर्पस ले आ रहे हैं, एजुकेशन पर्पस ले आ रहे हैं, तो कोचिंग को क्या क्या देना पड़ेगा आपको, इस बात को नोट कर लीजिए। सबसे पहला तो एक गार्जियन का कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ेगा। कंफर्मेशन लेटर की मेरा बच्चा पटना जा रहा है, मेरी मर्जी की वजह से मैं उसको अलाउड कर रहा हूँ कि जाओ तुम अपना पढ़ाई लिखाई कर सको। लिखा हुआ स्पष्ट तरीके से कि विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार आ सकता है और माँ बाप से एक परमिशन लेटर लेकर के आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, गार्जियन कंफर्मेशन लेटर। दूसरा चीज है कि अगर आपके गांव में अगल बगल में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर कोविड टेस्ट हो रहा है, क्या मैं बोल रहा हूँ समझिए, अगर आपके गांव घर के अगल बगल में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा जो केंद्र होता है, वहां पर जा करके पता कीजिए कि कोविड टेस्ट हो रहा है नहीं। अगर कोविड टेस्ट हो रहा है तो आप क्या करो कि अपना कोविड टेस्ट करवा लो, है ना, कोविड टेस्ट करवा लो। और ये टेस्ट अगर आपका निगेटिव है, पॉजिटिव नहीं, अगर निगेटिव है तो ही आप आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा चीज कि कम से कम आपको मास्क ले लेना है, और एक दो मास्क नहीं लेना है ना। आपको मास्क जो है कम से कम 10 से लेकर के 15 मास्क आपको खरीद लीजिए, है ना। और ये जरूरी नहीं कि बहुत ब्रांडेड मास्क खरीदना है, नहीं, 30, 35, 40 रुपया 50 रुपये मास्क खरीदना है, ताकि एक मास्क को हार्डली 2 दिन से ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हो गया, तो मास्क आपको लेना जरूरी है। चौथा चीज, पॉकेट में सैनिटाइजर रखना है, एक छोटी वाली। हमारे कोचिंग में तो व्यवस्था हम करेंगे ही सैनिटाइजर का, सोप का, है ना। लेकिन आप क्या करना कि एक पॉकेट में क्या करना, सैनिटाइजर लेना, है ना। 100 ml का, 50 ml का आता है बैग, आपको दिया गया है कोचिंग का, उसमें एक सैनिटाइजर का बोतल डाल लेना है, ठीक ना। हर आधे घंटे पर, 1 घंटे पर क्या करना है, हर एक लेक्चर जैसे ही समाप्त होता है उसको क्या करना, हाथ में डाल करके सैनिटाइज कर लेना, है ना। तो सैनिटाइजर होना चाहिए आपके पास, मास्क होना चाहिए आपके पास, है ना, गार्जियन का परमिशन लेटर होना चाहिए आपके पास, और कोविड टेस्ट अगर पॉसिबल है तो, है ना। पता किया, ऐसा नहीं कि उसके लिए हम 50 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। आप नॉर्मल तरीके से भी आपको लगेगा कि मेरे को सर्दी खांसी बुखार नहीं है, फीवर नहीं है ना, तो हम ठीक है, हेल्थ मेरा ठीक है, तो आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज है कि एक क्लास में जो है 30 से 40 स्टूडेंट से हम लोग ज्यादा नहीं बैठाएंगे, है ना। पहले तो हम लोग 80, 85, 90, 100 बैठाते थे, तो उतना हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो हार्डली 30, 35, 40 विद्यार्थी बैठाएंगे। क्लासरूम की कमी नहीं है ना, 2 क्लासरूम है, 3 क्लासरूम है अपना, तो आप लोग जैसे तैसे आपको हम लोग वहां पर अरेंज करना है। एक बेंच पर सिंगल लड़का, 6 फीट का डिस्टेंस, सारा चीज जो भी गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स आए हैं फॉलो करेंगे। लेकिन ये सारी चीज आपके पास होना चाहिए, गार्जियन का कंफर्मेशन लेटर, कोविड टेस्ट होना चाहिए, मास्क आपके पास,
रहना चाहिए। 1-2 मार्क्स नहीं, बढ़िया कम से कम मिनिमम 10 मार्क्स चाहिए, 15 मार्क्स के जाके आपका महीना निकल जाए। और सैनिटाइजर होना चाहिए। और दूसरी चीज, ग्लव्स होना चाहिए। ग्लव्स ग्लव्स जो होता है हाथ में लगा रहते हैं। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा ये है कि कभी बुक टच कर रहे हैं, है ना, कभी बेंच टच कर रहे हैं, है ना, कभी उसमें टच कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा करना है ना। और एक बार और मैं लास्ट में जब बता दिया जाएगा, जब आप लोग पटना आने लगोगे, आ जाओगे, है ना, तब बता दिया जाएगा आप लोग की फाइनल राउंड में आपको क्या करना है। वैसे नोटिस दे दिया जाएगा आप लोगों को कोचिंग की तरफ से कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है ना। अब देखो, सिलेबस में भी टेंशन नहीं है। बायोलॉजी को लेकर के थोड़ा सा बच्चों में टेंशन है, ठीक है ना, कि बायोलॉजी का सर पढ़ाई नहीं होता है। और प्रॉब्लम ये है, तो भाई देखो, टीचर्स अवेलेबल है लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाना चाहते हैं, है ना। टीचर ऑलरेडी सर्च कर लिया गया है, टीचर आ गए हैं। तो उनके लिए मैं बोल दूं कि वो टीचर इंतजार कर रहे हैं कि सर आप कोचिंग कब से खुलेंगे और हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है ना। तो अब जैसे ही अक्टूबर में कोचिंग खुलेगा तो भैया 2 घंटा सुबह में और 2 घंटा शाम में, है ना, बायोलॉजी का क्लास आपको क्लासरूम में प्रोवाइड करा जाएगा। अभी तो आप हम लोग से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो ऑनलाइन पढ़ने की आपको लगभग पिछले 4 महीना में आदत सी बन गई होगी, है ना। तो वो आपका क्या करेंगे कि जैसे कि जिस दिन आप लोग क्लास करोगे, कोचिंग में क्लास करोगे, उस दिन आपको ऑनलाइन लेक्चर नहीं मिलेगा। और जिस दिन आपका गैप रहेगा उस दिन आपको ऑनलाइन लेक्चर मिल जाएगा। यानी छुट्टी किसी दिन नहीं रहेगा, है ना, आपको तो पता ही है, छुट्टी किसी दिन भी नहीं रहेगी। और पढ़ाई जो है सारी आपकी चलती रहेगी, ठीक है ना। तो आप अपने स्तर से देख लीजिए। और हम लोग पहला मतलब अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है 12th का भी बैच अपना स्टार्ट कर रहे हैं कोचिंग क्लासेस में। और आपको फाउंडेशन बैच भी, जो बच्चे इस बार 10th जो पास किए हैं उनका भी हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो काफी नियम कानून और सख्त नियम कानून के साथ है ना सारा प्रोसेस। ऐसे नहीं कि खोल किया तो बच्चों को जैसे तैसे भर लेना है। काफी नियम और कानून, जो सरकार की नियम नीति है ना, कंडीशन टर्म्स कंडीशन से उसके अनुसार ही काम करें, ठीक है। तो आराम से आप लोग को मेंटली रूप से तैयार कीजिए। अच्छा, बहुत लोग के ये भी बोल रहे हैं कि सर पटना आना क्या जरूरी है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पटना आएंगे या नहीं। मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, मेरे तरफ से कोई दबाव नहीं है, ठीक है ना। पटना आने में फायदा क्या होने वाला मैं ये भी बता दूं। पटना आने से बेनिफिट आपको होगा कि टेस्ट जो होगा वो आपका जो बोर्ड पैटर्न का जो टेस्ट है वो टेस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। नवंबर में स्टार्ट होता है हर साल, तो इस बार भी नवंबर में स्टार्ट होगा। यहाँ पर आ जाओगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन जो होता है, जैसे मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ और सामने से आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कंफ्यूजन नहीं दूर होते हैं, नहीं पूछ पाते हैं, है ना। फेस टू फेस रहते हैं तो बच्चे अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, है ना। सर ये हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, है ना। मैं कोशिश, कोई भी टीचर यहाँ पे कोशिश करता है कि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पढ़ाने में मेरे बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो, बच्चों को कोई क्वेश्चन पूछने की मतलब दिक्कत ना पड़े, हम आसानी से इस चीज को डील कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जैसे तो होते नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कि भाई ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना। तो आप अगर पटना आते हो तो आपकी तैयारी और बेहतरीन हो जाएगी, है ना। क्योंकि घर पर रूम में रहकर अपने आप को खुद से गाइड करना, खुद से डिसिप्लिन करना, ये लोगों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है ना। कभी लोग बोलेंगे कि डिस्टर्बेंस हो गया, जैसे कि मैं, आप घर पर गार्जियन आ गए तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है ना। तो ये चीजें सबके साथ होता है। तो आप अपना देख लो, है ना। किसी पे जोर दबाव नहीं है कि सबको आना है या नहीं आना है ना। मेरे तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। बट हम लोग अपना अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कोचिंग स्टार्ट करेंगे। और दूसरी चीज, अगर क्लास चलेगा, है ना, क्लास चलेगा तो आपको रेगुलर ऑनलाइन नहीं मिल सकता है ना। ये भी मैं बता दूं कि रेगुलर ऑनलाइन आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। ये चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और सारी चीजें आपको इन्फॉर्म की जाएगी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। आराम से रहिए, पढ़िए और अपना काम कीजिए। एग्जाम जो डेट निकाला है उस डेट पर मैं सबसे पहले बात कर दूं, ज्यादा टेंशनाइज नहीं होना है कि 3 फरवरी को ही होगा, है ना। सारे बच्चे अलबला गए हैं, रोज मैसेज करते हैं कि सर 3 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, ये नोटिस निकल गया, वो नोटिस निकल गया। पर नोटिस निकला भी है तो नोटिस चेंज हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर नहीं भी एग्जाम उसी डेट पर होता है फिर भी टेंशन आपको नहीं लेना है। अभी से ही मानकर चल रहा है कि तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से, आज से और अभी से, है ना, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई बच्चा अगर नहीं भी पढ़ा है तो अभी से भी पढ़ना रेगुलर वे में करेगा
रेगुलर 6 घंटा 7 घंटा रेगुलर रूप पर स्टडी करता है तो बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं एग्जाम का, है ना। अभी भी समय है आपके पास 4 महीना 5 महीना, जी जान लगा दीजिए, आराम से सफलता मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़े हम लोग। चलिए, नया कॉपी रखना है, नया कॉपी ले लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, देखेंगे हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और सिलेबस क्या है जब हम देखते हैं, सिलेबस जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे इसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। कॉपी के पहला पेज पर पलटिएगा, मेन पेज, उसके पहला पेज आएगा तो पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका सिलेबस है ना, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। दूसरा हम लोग लिखेंगे, दूसरा जो चैप्टर होगा कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और तीसरा जो होगा हमारा लिखेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और पी ब्लॉक एलिमेंट में मैंने बताया था क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन फैमिली, और एक पढ़ेंगे हम लोग नोबेल गैस। क्या पढ़ेंगे बाबू? नोबेल गैस पढ़ेंगे, ठीक ना। और चौथा जो चैप्टर होगा इसका, उसमें लिख लीजिएगा मेटलर्जी। लास्ट में मेटलर्जी को पढ़ेंगे डियर, मेटलर्जी। तो ये 4 चैप्टर है, 4 चैप्टर में 3 चैप्टर तो आपको पढ़ना है, और ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, बट इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे इसको? लास्ट में पढ़ेंगे, इन लास्ट, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहले सिलेबस नोट करो क्या होता है, इसको देखते हैं हम। हो गया होगा, चलिए। लिखेंगे, लिखेंगे चैप्टर में लिखेंगे। तो पहला चैप्टर है, हेडिंग लगाओ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, है ना। 6 से 7 दिन चलेगा बी में और 2 दिन चलेगा एफ में, लगभग 8-10 क्लास का लेक्चर है। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट। पहले डी ब्लॉक पढ़ते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। सबसे पहले तो डिफिनीशन देखा जाएगा। देखिए, अभी जितना भी इनऑर्गेनिक पढ़ना है, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे हैं, तो आप लोग का पहला काम ये होगा कि पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा। और पीरियोडिक टेबल में आप जो है क्या करना, पीरियड क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये 3 चीजों को देख लेना। क्या क्या पीरियोडिक टेबल में देखना है? ग्रुप, पीरियड और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है ना। ये 3-4 चीजें को आप देख लीजिएगा, 11th क्लास में पढ़ा चुका हूँ उन सब चीजों को, ठीक है, क्योंकि वो सब यहाँ पर काम आएगा, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी। और मैं यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का प्रोसेस नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक ना, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं लोग चैप्टर। बाबू कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट कहते कहते हैं। अभी तक आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट हैं, लगभग 118 एलिमेंट के बारे में बात की गई है। अभी तक टोटल शायद 118 या 119 एलिमेंट का डिस्कवरी हो चुका है। और सारे एलिमेंट को उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर पीरियोडिक टेबल में क्या किया गया है? अरेंज किया गया है। तो उसमें से पूरे पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक वाइज भी क्लासिफिकेशन किया गया है। एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में डिटेल डिस्कस कर दिया हूं मैं। तो हम लोग उसी को डी ब्लॉक में जो भी एलिमेंट आने वाले हैं उस एलिमेंट की जानकारी करनी है ना, कि डी ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट के प्रॉपर्टीज कौन कौन से हैं, डी ब्लॉक को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, पीरियोडिक टेबल में इनका पोजीशन क्या क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है ना। इन सारी चीजों को इस चैप्टर में देखेंगे। बहुत सारा जो प्रॉपर्टीज है
जैसे कि हम लोग 11th क्लास में उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया था कि आखिर डी ब्लॉक एलिमेंट कलर साल्ट बनाता है तो क्यों बनाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है तो क्यों बनाता है। तो इन सारी रीजन को भी डिस्कस करेंगे हम लोग इस 12th क्लासेस में, ठीक है। 90% क्या हम लोग को पता है कि 70% हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 11th में ही इस चैप्टर के बारे में, और 30% सिर्फ इसमें डिस्कस करना है, वो भी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं हम लोग। कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहें, कहता है कि ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाए n-1 डी ऑर्बिटल में जाए। किसमें जाए बाबा, n-1 डी ऑर्बिटल। 11th क्लास में मैंने सिंपली वे में लिखवा दिया था कि वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पर मैंने लिखवा है कि वैसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी में जाए उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। अब n और n-1 में यानी कि कोई बोलेगा कि डी में और एक बोलेगा n-1 डी में, इन दोनों का क्या अंतर है। ये डी बोलने का मतलब होता है ये nd की बात कर रहा है, और यहाँ पर जो n है ये हमारा क्या है बाबू, आउटर मोस्ट है। क्या है बाबू, आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। और ये क्या है, आउटर मोस्ट से जस्ट पहले, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ है, इस तरफ है न्यूक्लियस हो गया। ये सारे क्या है बाबू, सेल है, या इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्बिट बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया आउटर मोस्ट। क्या हो गया बाबू, आउटर मोस्ट, है ना। और ये क्या हो गया, आउटर से पहले है, इसको पेन अल्टीमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बाबू, पेन अल्टीमेट सेल बोलते हैं। और यहाँ पर इसको अगर ये n है तो ये कितना होगा, n-1। अगर ये n बराबर 4 है तो ये कितना होगा, 4-1 बराबर कितना, 3 होगा, ठीक है। तो देखिए अगर ये n बराबर 5 है तो ये कितना होगा, n-1 डी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 5 माइनस कितना, 1 बराबर कितना, 4। क्लियर हो गया। n-1 का मतलब होता है कि n क्या है, मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से जस्ट पहले वाला जो ऑर्बिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, n-1 सेल बोलते हैं। आई बात समझ में। तो कहता है कि कोई भी एलिमेंट है अगर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी सबसेल में जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। सिंपली कोई लड़का अगर ये बोलता है कि सर डी ऑर्बिटल में जाए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज्यादा अगर साइंटिफिकली अगर बोलने की कोशिश करोगे तो ज्यादा बेटर होगा n-1 डी। आगे बात समझ में। कोई भी एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हम लोग ने अगर हम बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से, देखो तो एक एलिमेंट है, जैसे इसका नाम है स्कैंडियम। क्या नाम है इसका बाबू, स्कैंडियम। और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21 होता है। तो अगर हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और कितना 3d, है ना। तो 4s2 और 3d कितना 1। इस 4s को तुम ऐसे भी लिख सकता है, पहले 3d 1 और 4s2 तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो 4s पहले आया है और 3d बाद में आया है, ये जो सीक्वेंस है एनर्जी लेवल का, इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिटल में, उसके ऑर्बिट में फिल करने के लिए एक एनर्जी सीक्वेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। और उस प्रिंसिपल के अनुसार इसको अरेंज किया गया है ना, कि इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी में जाएगा तब इसके हायर एनर्जी में जाएगा। आप इसको 3d और 4s भी तुम लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, है ना। ऐसे लिखो, अच्छा ऐसे लिखो, आपको इलेक्ट्रॉन पहले इसमें डालना पड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन इसमें डालना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल कम है और इसकी एनर्जी लेवल ज्यादा। अफबाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी लेवल ऑर्बिटल में जाता है, फिर उसके बाद हायर में जाता है ना। तो देखो अगर मैं बोलूं कि यहां तक 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहां से लेकर के यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन है। आपको कितना इलेक्ट्रॉन को कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 21 इलेक्ट्रॉन का। अगर कोई एटम पर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, अगर कोई एटम या एलिमेंट पे चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो जो इसका एटॉमिक नंबर होता है
वही उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है। पढ़ चुके 11th क्लास में। तो हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन में से 18 इलेक्ट्रॉन को फिल कर दिया है। अब 3 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना जाता है 2, और इसकी एनर्जी लेवल क्या है 3d के रिस्पेक्ट में कम है, तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, है ना। अगर तुम मान लो कि 4s2 3d नहीं करके पहले तुमने 3d कर दिया, 4s कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें जाएगा। क्यों? अब ये मत समझना कि इसके बाद जस्ट इसमें जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, और कहता है वो प्रिंसिपल की इलेक्ट्रॉन उसमें सबसे पहले जाएगा जिसकी एनर्जी लेवल क्या बाबू कम। तो यहाँ पर हो गया 18, यहाँ पर 2 20, और यहाँ पर कितना 21। 2 ही क्यों जाएगा सर? इसमें 1 क्यों नहीं भरेंगे? क्योंकि यहाँ पर एस में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है 2 जा सकता है। अब 20 हो गया, तो 21वां लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया? ये तो ये जो होगा आपका, ये हमारा 21st इलेक्ट्रॉन है, यानी कि क्या आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन है। आपके पास 21 रुपया होगा, है ना, 21 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 21वां जो इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4 काउंट करते करते 19 20 21 के बाद भी काउंट कर लो क्या? नहीं, तो 21 इज द लास्ट, यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है कहा जाना चाहिए बाबू n-d में। अब देखो ये आउटर मोस्ट है, इसकी n बराबर कितना 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो n बराबर 4, यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा n है, तो ये हमारा कहलाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या कहलाएगा बाबू? आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहलाएगा, ठीक है। और आउटर में n बराबर 4 है, और ये देख तो क्या है, इसको लिख सकते हैं n-1 लिख सकते हैं क्या, यानी कि 4-1 करेगा तो क्या हो जाएगा 3 डी, यहाँ पर 3d। तो वही कहता है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि n-1d ऑर्बिटल में जाता है, n-1d ऑर्बिटल में जाता है, तो वैसे एलिमेंट को, वैसे एटम्स को क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाएगा। कोई भी एलिमेंट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, है ना, तो क्या होता है कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन देखना है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन ns में जाता है तो बोलेंगे s ब्लॉक एलिमेंट, अगर np में जाता है तो बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट, अगर nd में जाता है या n-1d में जाता है तो क्या बोलेंगे? d ब्लॉक एलिमेंट बोलो। आगे बात सुनो, nd मत बोलो, n-1d बोलो। क्या बोलो? n-1d बोलो तो क्या बोलेंगे? इसको d ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर n f में जाता है तो क्या बोलेंगे? f ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना कि कोई भी एलिमेंट है कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एस ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का है, डी ब्लॉक का है, ए ब्लॉक का, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर पहले इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखो और चेक करो कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है। अगर एस में गया तो एस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, एफ में गया तो एफ ब्लॉक। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। चल देख लेंगे डेफिनेशन इसकी। लिखिएगा, द एलिमेंट whose last electron goes to n-1 d orbital is called d block एलिमेंट। देखो मैं एक और बात बता देता हूं, हमने डी ऑर्बिटल नहीं लिखा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में नहीं गया, है ना। बहुत सारा एफ ब्लॉक एलिमेंट आपको आएगा और मालूम चलेगा कि उसमें डी में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन वो लास्ट नहीं है। अगर लास्ट अगर डी में भी जाएगा, मतलब कि अब उसके पास कोई उपाय नहीं है, लास्ट डी में ही जाएगा, तो हम लोग उसको भी डी ब्लॉक बोलेंगे। लेकिन जनरली n-1d की बात होती है। क्या होती है? n-1d की बात होती है। जितना भी डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, है ना, तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d में ही जाएगा। आप देखे ना कॉन्फ़िगरेशन करके, ठीक है ना। तो ये हम बिल्कुल स्पष्ट में लिख देता हूं कि लास्ट कहां जाना चाहिए? n-1d ऑर्बिटल में जाएगा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे। एग्जाम्पल करो यहाँ पर, है ना। जैसे स्कैंडियम है तो मैंने लिखा था
इसका एटॉमिक नंबर 21। तो क्या लिखा था मैंने बोल तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 और 4s है कितना 3d। तो देखो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 18 इलेक्ट्रॉन, है ना। और तुम यहाँ पर 4s 3d लिखो या तुम इसको 3d 4s लिखो। तो यहाँ पर करोगे तो 3d का एनर्जी लेवल क्या है ज्यादा, और 4s का एनर्जी लेवल क्या है कम है। तो पहले इलेक्ट्रॉन इतना भरने के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4s में, और फिर कहा जाएगा 3d में जाएगा। तो यहाँ पर तुम 4s2 और 3d कितना कर दोगे 1, या तुम 4s2 और 3d कितना कर दोगे 1। तो देखो तो 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और ये हमारा 21 यानी कि 21वां इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाता है 3d में जाता है, यानी कि n-1d में जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे डी ब्लॉक का एलिमेंट बोला जाएगा, है ना। जैसे दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो कुछ भी है, जैसे क्रोमियम है, क्या है बाबू क्रोमियम है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। यहाँ पर करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s और क्या है 3d है। तो 2 2 4 4 6 कितना 10 12 6 18 हो गया, 18 हो गया। और यहाँ पर 2 और यहाँ पर कितना 5 यहाँ पर करेंगे तो 4s2 कितना हो जाएगा 18 2 20 5 25। इसका मतलब यहाँ पर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए 4। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन मेरा क्या है गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रोमियम का और कॉपर का दो एक्सेप्शनल होता है। तो यहाँ पर क्या होता है इसमें 4s1 जाएगा और इसमें कितना जाएगा बाबू 3d 5 जाएगा। अब देखो ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल है इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें, ये हमारा क्या हायर है, इसके बाद इसमें जाएगा। तो जोड़ो तो 2 2 4 6 2 8 2 यहाँ तक तेरा हो गया कितना बाबू 18 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देख तो क्या हो गया 18 के बाद ये 19वां इसमें कितना है 20 21 22 23 24, इसमें कितना है 5 है ना। तो यहाँ तक तुम्हारा कितना है 18, यहाँ 19 और यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है। यह हमारा डी सबसेल है। इस तरीके से आप देखोइएगा पढ़ेगा तो यहाँ तो कितना है 5 है। तो पहले 1 2 3 4 5। अब दो यहाँ तक था बाबू, यहाँ तक क्या था 19 था। यहाँ पर कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 20वां, ये हो गया तुम्हारा 21वां, ये हो गया तेरा 22वां, ये हो गया तेरा 23वां और ये हो गया क्या 24वां इलेक्ट्रॉन। तो ये 24th इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर प्रेजेंट है n-1d में। तो किसी भी एलिमेंट का जब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है तो वैसे एलिमेंट को डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नोट करो इसको, सारा ऑर्बिटल डायग्राम ये सब आपको आना चाहिए, ठीक है। एक बार कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखो यहीं पर मैं कर देता हूं स्टार दे करके थोड़ा सा, जहां जहां बेसिक मेरे को लगेगा कि याद दिला दूं आप लोगों को। जैसे मैंने स्कैंडियम है तो कॉन्फ़िगरेशन अभी लिखा था मैंने, क्या लिखा था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना 6 और 4s कितना बाबा था 4s2 था, 3d कितना था 1 था, है ना। अब देखो अब तुमको लगेगा कि सर ये 4 है और ये इधर लास्ट में क्या है 3 है। तो बहुत सारे लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये अंतिम इलेक्ट्रॉन सॉरी ये जो है मेरा लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट की आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। कभी भी नहीं, हमेशा जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू ज्यादा होगा वही मेरा लास्ट ऑर्बिट माना जाता है ना। यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इसमें n बराबर कितना 4 है और यहाँ पर मैं देखूंगा तो n बराबर कितना है 3। n क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो 3 है इसी को n बोलते हैं, ये जो 4 है यही मेरा क्या है n है। आई बात समझ में, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो n का वैल्यू 4 है और यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, यानी जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर सिचुएटेड होगा, है ना। इसको पहले इसलिए लिखा है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा फिर इसमें जाएगा फिर इसमें जाएगा, ये एनर्जी लेवल के अनुसार लिखा है। नेचुरल में नहीं होता है कि पहले 4s आए पहले 4th ऑर्बिट रहेगा उसके बाद 3rd ऑर्बिट रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा न्यूक्लियस है
और यहाँ पर मैं बोल दूं कि 1 है 2 है 3 है, तो ऐसा नहीं कि ये थर्ड ऑर्बिट कहलाएगा और ये सेकंड ऑर्बिट कहलाएगा, ऐसा नहीं होता। जिसका n का वैल्यू ज्यादा वो न्यूक्लियस से ज्यादा दूर, और इसी को बोला जाता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमेशा इस तरह से लिखा रहा है ना, या आपको इस तरह से लिखा रहा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 इस तरह से लिखा है। तो याद रखना जिसका n का वैल्यू ज्यादा, यानी कि ये वाला जो कहलाएगा इसको बोलेंगे हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट। क्या बोलेंगे बाबू? इसको आउटर मोस्ट ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब देख लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो n का वैल्यू जो होगा रिप्रेजेंट 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 क्या होता है बाबू? पीरियड नंबर। क्या होता है? पीरियड नंबर। इसका मतलब बोलने का मतलब क्या है? पीरियड नंबर बोलने का मतलब क्या है कि हम बोलेंगे कि जो हमारा जो स्कैंडियम है वो किस पीरियड का है? फोर्थ पीरियड का है। क्या है? यानी कि इसके लिए पीरियड नंबर कितना होगा? कौन सा पीरियड होगा? फोर्थ पीरियड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का याद रखना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात करूं, यहां पर क्या है? ये 2 लिखा हुआ है, याद करो ये क्या लिखा हुआ है? 2। ये जो 2 लिखा हुआ है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस 2 को हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रुप नंबर। क्या बोलते हैं? ग्रुप नंबर बोलते हैं। आगे बात समझ में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर जैसे कि एस ऑर्बिटल है तो इसको बोलते हैं एस ब्लॉक। अगर यहाँ पर पी होता तो क्या बोलता? पी ब्लॉक, है ना। अगर यहाँ डी रहता तो क्या बोलता? डी ब्लॉक बोलते। तो याद रखना कोई भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो n है यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं बोलूं कि स्कैंडियम कौन सा पीरियड का एलिमेंट है तो बोलना सर फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ पर एस में जो ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 जो भी भरोगे ये क्या बताएगा? ग्रुप नंबर बताएगा। क्या बताएगा बाबू? ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कौन सा कहलाएगा? ये सेकंड बी कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? सेकंड बी कहलाएगा, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल में डिटेल पढ़े हुएगा आप लोग, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो नोट कर एक बार इसको, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलो तो हम लोगों ने देखा कि डी ब्लॉक एलिमेंट का डिफिनेशन क्या होता है ना। अब हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन करके कि वाई ऐसे कर लो, द डी ब्लॉक एलिमेंट is also called transition element। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कोई बोलेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? कोई बोलेगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, है ना। तो लिखिएगा बिकॉज द डी ब्लॉक एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों कहेंगे? लिखेंगे बिकॉज द डी ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट between the S block and P block element। आई बात समझ में? इसलिए कहते हैं कि इसका जो डी ब्लॉक एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में जो पोजीशन होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में बीच में होता है। यहाँ लिख देंगे कि पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी इंट्रो चल रहा है ना, लिखेंगे इट लाई बिटवीन द एलिमेंट ऑफ एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। आई बात समझ में? एस ब्लॉक और कहा है पी ब्लॉक के बीच में लाई करेगा, ठीक है। जल्दी से नोट करो फटाफट, हो गया। चलो पोजीशन देख लिए, थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली बना लो।
ये चीज है ना, 1 2 है ना, यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 है ना, आएगा सर में। यहां से हम लोग बोलते हैं, देखो ये दोनों जो एलिमेंट है, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। क्या बोलते हैं बाबू? एस ब्लॉक। और यहां से लेकर के यहां तक जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पी ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और यहां से लेकर के यहां तक जितने भी होंगे, ये सारे के सारे जो भी होंगे, ये सब क्या कहलाएंगे? यहां से लेकर के यहां तक बाबू डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? डी ब्लॉक कहलाएंगे, है ना। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? यहाँ पर इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब ऐसे दिखा दे रहा हूं सिंपल तरीके से, है ना। ये सब जितने भी होंगे, ऐसे में काउंट करके नहीं लिख रहा हूं, ये सब जितने भी होंगे यहां से लेकर के सब क्या है बाबू? डी ब्लॉक एलिमेंट है। यानी कि यह हो गया एस ब्लॉक, यह हो गया पी ब्लॉक इधर, और बीच में क्या है? डी ब्लॉक। इसीलिए इसको क्या बोलता है? ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। क्लियर है? बना लेना अपना, ठीक है ना। चल हटा दो। अब क्वेश्चन एक और आता है, क्या सर कि ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? अब लोगों को लग गया कि सर डी ब्लॉक को ट्रांजिशन भी बोलेंगे, नहीं, है ना। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक हो सकता है। अब क्या डेफिनेशन है भाई, थोड़ा सा क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है जरा सा देखते हैं हम लोग। एक चीज याद रख लीजिएगा कि अगर कोई भी एलिमेंट को अगर ट्रांजिशन होना है, यहां पर लिखे ना कि फॉर एनी डी ब्लॉक मस्ट बी अ ट्रांजिशन एलिमेंट if they have incomplete d orbital या having at least one unpaired electron in ground state electronic configuration या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इंपोर्टेंट। क्या कह दिया कि कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट है, कहता कि फॉर एनी डी ब्लॉक मस्ट बी, फॉर एनी डी ब्लॉक, यहां पर एलिमेंट कर लेना, फॉर एनी डी ब्लॉक एलिमेंट मस्ट बी ए ट्रांजिशन एलिमेंट। और ट्रांजिशन होगा कब? इफ, यदि दे हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, उनका जो डी ऑर्बिटल वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट का मतलब होता है फुलफिल, है ना। जैसे मान लो कि डी है, इसका जो तुम सबसेल ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे इस तरीके से बनता है। इसमें टोटल नंबर सब कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? यहां से लेकर के यहां तक को बोला था डी सबसेल, और उस सबसेल में पार्टिकुलर ये जो खोपचा दिखाई दे रहा है, इसी पार्टिकुलर खोपचे को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्बिटल्स बोलते हैं। आइए समझ। तो डी में क्या हो गया है? टोटल कितने हैं? 5 है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितने? 10। तो इसमें डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब जाकर किसको बोलते हैं? फुलफिल्ड। क्या बोलते हैं? फुलफिल्ड बोलते हैं, फुलफिल्ड या कंप्लीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? कंप्लीट बोलते हैं। ना तो कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? अनपेयर्ड, पेयर्ड का मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा जोड़ी समझता होगा, है ना। अनपेयर्ड बोलने का मतलब होता है सिंगल। पेयर्ड का मतलब मिंगल, अनपेयर्ड का मतलब सिंगल, ठीक है, याद रखना। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए डी ऑर्बिटल में। अगर एक भी सिंगल
इलेक्ट्रॉन है तो उसको ट्रांजिशन बोला जाएगा। अगर डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंप्लीट है, फुल फिल्ड है, तो उसको हम लोग ट्रांजिशन नहीं बोलेंगे। यानी कि ट्रांजिशन का कंडीशन है कि इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना चाहिए या हैविंग एटलीस्ट कम से कम वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट बोला, या हम लोग स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग उसको हम लोग बोल सकते हैं, है ना। अब देखो ये हो गया फुल फील्ड। अगर ऐसा रहता 1 2 3 4 5, इसको बोलते हाफ फील्ड, हाफ फील्ड बोलते। देखो 10 डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 10। अगर 10 का 10 तो बोलेंगे फुल फील्ड, पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ। 10 का आधा कितना होता है 5, 1 2 3 4 कितने 5 इलेक्ट्रॉन, तो इनको बोलते हैं क्या हाफ फील्ड बोलते हैं। अगर मान लो कि कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहे न 10 हो न 5 हो, यानी कि D1 से लेकर के कहां तक D9 तक, देखो यहां पर D1, चलो पहले इतना करो, तो इतना करो, इसके बाद बात करते हैं हम लोग। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो फुल फील्ड समझ गए, कंप्लीट हाफ फील्ड समझ गए। देखो जरा पार्शियल फील्ड क्या होता है। देखो पार्शियल फील्ड क्या होता है समझ बात। अगर मान लो कि यहां पर D1 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D3 कॉन्फ़िगरेशन है, D4 कॉन्फ़िगरेशन है, D6 कॉन्फ़िगरेशन है, D7, D8 और D9। यानी कि D ऑर्बिटल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको बोलेंगे पार्शियल, D में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसको भी बोलेंगे पार्शियल, D में 3 इलेक्ट्रॉन उसको भी बोलेंगे पार्शियल, D में 4 बोलेंगे उसको भी बोलेंगे पार्शियल। यानी कि ये सब अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको देखने को मिलता है तो इस सब को बोला जाता है पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल, याद रखना। यानी कि तुमने देख लिया कि D10 को बोलेंगे कंप्लीट या फुलफिल्ड ऑर्बिटल, और जब भी ये होगा तो इसमें क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितना होगा बोल दो 0। आगे बात में D10 में सारे के फुल। इसके बाद D5 में ये क्या हो गया, इसको भी बोलेंगे हम लोग हाफ फील्ड या इनकम्प्लीट। ये भी क्या है बाबू इनकम्प्लीट है, पूरा नहीं भरा हुआ, इनकम्प्लीट फील्ड ऑर्बिटल। और इसको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा 5 में। D5 में कितना अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन संख्या। और यहां पर बात करेंगे कि यहां से लेकर के ये पार्शियल फील्ड है ना, ये हमारा पार्शियल फील्ड मतलब कि फुल फील्ड नहीं है, यानी कि दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जैसे जैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वैसे वैसी बात की जाएगी। तो कहता है कि ट्रांजिशन होने के लिए कोई भी एलिमेंट के पास वो क्या होना चाहिए, ये इनकम्प्लीट, ये पार्शियल का मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ, तुम इसको इनकम्प्लीट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो बाबू, इनकम्प्लीट फील्ड भी बोल सकते हो। इनकम्प्लीट बोलो, पार्शियल बोलो, है ना। ये भी हमारा क्या करेगा इनकम्प्लीट है, इसको हम लोग पार्शियल नहीं बोल सकते क्योंकि ये हाफ फील्ड, इसको बोलना ज्यादा बेटर होगा। D10 कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट फुलफिल्ड बोल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी कंप्लीट है फुलफिल्ड ऑर्बिटल है वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा 0। जहां पर हाफ फील्ड होगा या इनकम्प्लीट हो या पार्शियल फील्ड होगा उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। तो कहता है कि ट्रांजिशन अगर कोई एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट को आप करना चाहते हो तो ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो उसके पास एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, या फिर कह सकते हैं कि वो डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड होना चाहिए।
ठीक है, चलो पहले इसको नोट करो, इसके बाद एग्जाम्पल हम देखते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए तो जरा सा हमने बोला था कि डी ब्लॉक एलिमेंट उसको, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसमें एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहा जाना चाहिए 1-1d में, यानी कि n-1d ऑर्बिटल जो होना चाहिए इनकम्प्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? इनकम्प्लीट या पार्शियल फील्ड बोलिए, या यू कह सकते हैं कि उसके पास एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, माने कि एटलीस्ट उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक होना चाहिए। और ये भी हम बोल सकते हैं कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नहीं है ग्राउंड स्टेट में, याद रखो किसमें, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हम लोग को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो इधर, एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलूं कि जैसे कि स्कैंडियम है, ठीक है, समझना बात को, स्कैंडियम है, इसको लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना 6 और 4s2 और 3d कितना बाबा 1 बोलेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या है 18 है, और यहां पर तुम्हारा थी हो गया है ना, तो इस 18 को तुम लिख सकता है और करके आर्गन इस तरह से घेर दे, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, और लास्ट में क्या हो गया 4s2 और 3d कितना 1। तो हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बाबू, n-1d 3d में गया है ना। अब इसको तुम देखो जरा सा, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बना करके डी ऑर्बिटल में, ये तेरा डी ऑर्बिटल डायग्राम 1 2 3 4 कितने 5 और 5 ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन है सिर्फ एक, ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अनपेयर्ड है कि कैसा है, अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, और ये कैसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन को क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बाबू इसको, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अब ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं सब पढ़ चुके हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक्साइटेड स्टेट ग्राउंड स्टेट पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आएगी बात। तो या तो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए या तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, ये चीज को ध्यान में रखना है ना। चलो दूसरा एग्जांपल बताओ, तो यहाँ पर कॉपर को लेंगे, क्या लेंगे, कॉपर का। अब कॉपर का तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ये होता है तेरा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 18 इतना तक सब में आएगा, तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, आर्गन हो गया तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके बाद तुम्हारा 4s और इसके बाद कितना 3d, तो ये तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 और 2 कितना 20, ये कितना n कितना 9। ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सेप्शन है, ये 4s होता है 1 और 3d कितना होता है बाबा 10 होता है। देखो इसके केस में, स्कैंडियम के केस में देखा, d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं, स्कैंडियम को डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले ही बोला था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन हो, लेकिन अगर किसी को ट्रांजिशन बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट है तो वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ट्रांजिशन के लिए कंडीशन लगाया हुआ है क्या, कि उनके पास डी ऑर्बिटल में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, तभी पॉसिबल है ना। तब यहां पर देखा जाए तो तुम बोलोगे कि सर ये कॉपर है और कॉपर के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो सर डी ऑर्बिटल तो इसका पूरा कंप्लीट है, आपने बोला था कि इनकम्प्लीट होना चाहिए ट्रांजिशन होने के लिए। कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर कितना है, डी में 10 है, तो डी में 10 है, कर दो 1 2 3 4 और कितना 5। पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, पता है आप लोग को, 1 2 3 4 कितना 5, फिर डबल करते हैं तो छठा इलेक्ट्रॉन, सातवां इलेक्ट्रॉन, आठवां इलेक्ट्रॉन, नौवां इलेक्ट्रॉन और क्या 10वां। यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें तो सर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 0 है, तो क्या सर इसको आप ट्रांजिशन बोलोगे। मैंने क्या बोला कि या तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, या इसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होना चाहिए,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो जब भी कॉपर की अगर बात करेंगे तो कॉपर जो होता है, कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन जो स्टेट होगा वो होता है कॉपर 2+। क्या होता है बाबू? कॉपर 2+ होता है। यानी कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना था? 29 था। 29 में से 2 इलेक्ट्रॉन चल जाते, कितना बचेगा? 27 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 27 इलेक्ट्रॉन। और 27 इलेक्ट्रॉन का तुम कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहाँ पर आर्गन तो तुम्हारा होगा ही कितना? 18। 4s हो गया और क्या हो गया? 3d हो गया। दो तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था? 1, यहाँ पर क्या लिखा था? 10। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटा देंगे। यहाँ तक जो कॉन्फ़िगरेशन था कितना? 18, 19 और 10 कितना? 29 के लिए। अब हम लोग को इसमें से ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में किसी भी मेटल पर, किसी भी एलिमेंट पर अगर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि वो एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। कितना लॉस किया? जितना पॉजिटिव चार्ज है। 2 पॉजिटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लॉस किया। जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होता है वो ऑलवेज आउटर मोस्ट ऑर्बिट से होता है। यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सा? n बराबर 4, n बराबर 3। ये मेरा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। भाई आउटर मोस्ट में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा। हमने यहां से क्या किया? निकाल दिया इलेक्ट्रॉन, तो एक यहां से निकला, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 0। एक इलेक्ट्रॉन गया और एक इसमें से निकालेंगे, 10 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा? 9 बच जाएगा। अब तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। तो जरा देख तो 1 2 3 4 5 डी में कौन है? 9 है। डी 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन पेड है क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन है क्या? दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू? अनपेयर्ड है। क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और अगर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो कॉपर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। आगे बात में अब इसका मतलब यह मत समझना कि यहां से सर बोल दिए, नहीं। ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में कॉपर के पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर ये तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि अगर ग्राउंड में अगर अनपेयर्ड नहीं है तो उसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में देखना पड़ेगा। अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तब पर भी हम उसको क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट बोल सकते हैं। तो इसलिए कॉपर भी क्या है एक प्रकार का। कोई पूछेगा कि कॉपर में तो भैया बोलेगा इस तरह से दे देगा कॉन्फ़िगरेशन आपको बना करके, बोलेगा कि आप तो बोले हैं कि जिसके डी ऑर्बिटल में एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उसी को हम बोल सकते हैं ट्रांजिशन। ये दे देगा, बोलेगे बताओ तो कॉपर ट्रांजिशन है या नहीं है। तुम देखोगे कॉन्फ़िगरेशन करके बोलोगे कि कॉपर ट्रांजिशन नहीं है, गलत हो जाएगा। बोला कि सर कॉपर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर +2 होता है और इसमें अगर देखेंगे तो एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए कॉपर हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं। चल बता दें इसको, जल्दी करो। हो गया। अब जरा सा हम लोग थोड़ा सा जिंक का देख लेते हैं। हम लोग क्या देख लेते हैं? जिंक का देख लेते हैं। तो जिंक क्या होता है? Zn, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बाबू? 30 होता है ना। तो जिंक का अगर बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो यहाँ पर आर्गन तुम्हारा कितना हो जाएगा? 18। कोई दिक्कत नहीं है। 1s2 2s2 2p6 तक करेंगे, बार बार करने की जरूरत नहीं है। इतना सब में आएगा, डी ब्लॉक का जितना है इतना सब में आएगा, है ना। तो ये कर दिया मैंने 18, इसके बाद कर दिया 4s और इसके बाद 3d। 18 2 20 और 10 कितना? 30। ये आपका क्या हो गया? ग्राउंड स्टेट। क्या हो गया बाबू? ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और ग्राउंड स्टेट में डी का देखना है हम लोग को, एस का नहीं, किसका? डी का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ग्राउंड स्टेट में यहां पर देख तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0। देखो यूपीई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शॉर्ट में लिखा है यूपीई, यू फॉर अन, पी फॉर पेयर्ड, ई फॉर इलेक्ट्रॉन। तो यहां तो ग्राउंड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना? 0। जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन जो स्टेट होता है ये कहता है क्या
कि Zn2 प्लस होता है, कितना होता है Zn2 प्लस। अब इसका भी तुम कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आर्गन यहाँ तक 18 तो रहेगा ही रहेगा, 4s हो गया और 3d हो गया। तो इन दोनों में से आउटर मोस्ट कौन सा, यहाँ पर मेरा 2 यहाँ पर 10 था, दोनों में से आउटर मोस्ट कौन सा, ये वाला। यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। कोई भी एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस से अगेन हमेशा आउटर मोस्ट से करता है। तो यहाँ से कर दिया 2, तो 4s कितना आ जाएगा 0, 3d कितना, 3d में से भी जाएगा क्या, नहीं। यहाँ पर भी क्या होगा मेरा, यहाँ पर भी इसमें कोई बदलाव नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना 10। यहाँ पर भी तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट, जिंक का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन कितना था, +2 होता है। +2 के केस में Zn+2 के केस में भी d ऑर्बिटल में फुलफिल्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर जो बात करेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0, तो ग्राउंड स्टेट में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 0 है। ग्राउंड स्टेट में भी जिंक का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0, और इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट यानी Zn पर अगर 2 पॉजिटिव चार्ज है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें भी d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 0। तो दोनों के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसीलिए जिंक को नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। आगे बात समझ में। तो आपने क्या देखा, अच्छा बोलो तो जिंक को डी ब्लॉक एलिमेंट बोल सकते हैं, ऑफ कोर्स बोल सकते हैं भैया। लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1d में जाता है तो डी ब्लॉक तो होगा, लेकिन ट्रांजिशन नहीं होगा। ट्रांजिशन के लिए कंडीशन है कि एटलीस्ट उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चीज करने से क्या कंक्लूजन मिला, कंक्लूजन मिला कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकते हैं। देखते हैं, जल्दी करो, हो गया। लिखेंगे नोट करके, लिखेंगे इट इज क्लियर दैट अबव एग्जाम्पल, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसके बारे में लिखा एबव, मैंने जस्ट ऊपर में जो एग्जाम्पल दिया था। इट इज क्लियर दैट एबव एग्जाम्पल ऑल द ट्रांजिशन element must be a d block element, but all the d block element not the transition element, आगे बात समझ में कोई दिक्कत नहीं है। तो याद रखना इस पॉइंट को, यानी कि सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट जो होगा वो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, क्योंकि लास्ट 20 में जाता है, लेकिन सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं हो सकते। आगे बात समझ में क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखा हमने जिंक के केस में क्या था, नोट नंबर 2 याद रखना, Zn 3d 10, cd 4d 10 और hg ये कितना आ जाएगा 5d 10। जिंक हो गया 3d सीरीज का एलिमेंट, कैडमियम हो गया 4d सीरीज का एलिमेंट, और hg हो गया 5d सीरीज का एलिमेंट। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सीरीज वाइज, ठीक है। तो देखो सबके हमारे d10 है, यानी सब में क्या है, डी ऑर्बिटल जो है d10 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि फुलफिल्ड ऑर्बिटल है। इसका मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें बाबा 0, चाहे वो इस स्टेट में रहे
चाहे +2 स्टेट में रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते, बल्कि इसको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, है ना। लिखेंगे these are called pseudo transition एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको बाबू? स्यूडो। स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है, झूठा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, है ना। और देख लो एक चीज और, कल जो है मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर पर भी हम डिस्कस कर देंगे इसके, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, एक चीज मैंने बता दिया था आपको कि जो स्कैंडियम था मैंने उसको लिखवा दिया है अभी कहीं पर कि 4th पीरियड का एलिमेंट है। नहीं, पीरियड वगैरह डिसाइड होता है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट के केस में n-1d से डिसाइड होता है, ठीक है ना। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस एनर्जी लेवल में जाएगा, जिस सबसेल में, जिस ऑर्बिटल में या जिस ऑर्बिट में जाएगा, उस ऑर्बिट को हम लोग बोलते हैं क्या बाबा? उसका पीरियड नंबर, है ना। तो कल हम बात करेंगे। तो यहाँ पर स्कैंडियम जो होगा वो 3rd पीरियड का, जैसे देखो स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 3D सीरीज में आता है। तो ये हमारा क्या होगा? पीरियड। तो बोलेंगे कि जिंक कौन सा पीरियड का? तो 3rd पीरियड का, है ना। ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे कि 3D 1 4s था, यहाँ पर 2, तो ऐसा नहीं कि हम लोग इसको बोल देंगे कि ये 4th पीरियड का एलिमेंट है। आइए समझे। डी ऑर्बिटल में n-1d में, ये सिर्फ किसके केस की बात कर रहा हूं मैं? डी ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, है ना। तो स्कैंडियम जो है आपका 3rd पीरियड का एलिमेंट है। क्या है? 3rd पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज की कहानी में यहीं तक छोड़ता हूं, ठीक है ना। आज इनऑर्गेनिक में डी ब्लॉक एलिमेंट का अभी इंट्रोडक्शन है। कल ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर डिस्कस करेंगे और इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, फिर उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। धीरे धीरे प्रोसीड होगा, ठीक है ना। तो नोट कर लीजिए, मैंने जितने भी बातें बताई आपको, है ना, कैसे कैसे कोचिंग क्लासेस खुलेगा, कैसे कैसे एग्जाम होने वाला और कैसे कैसे आपका सिलेबस आगे की तरफ प्रोसीड करेगा, है ना, सारा बता दिया है। याद रखना, मंडे को ट्यूसडे को 2 दिन इलेक्ट्रो चलेगा, बाकी सैटरडे तक क्या चलेगा आपका? इनऑर्गेनिक में। कौन सा? डी ब्लॉक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।